सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जैविक वर्गीकरण का पार्ट 2A जगत मोनेरा, है ना। उसमें क्या देख रहे थे हम लोगों ने, कल तक के वीडियो में देखा था ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु, जिसकी खोज कितने की थी, ग्राम नामक जीवाणु में। आज का टॉपिक है जीवाणु कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है, सूक्ष्मदर्शी में देखने पर उसकी संरचना आकार जो होती है वो कैसे दिखाई देती है। आइए देखते हैं। जीवाणु कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्राप्त जानकारी। जो जीवाणु कोशिका होता है उसका अध्ययन किस में किया जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो बहुत अल्ट्रा चीज़ों को देख सकता है। इसके अनुसार जिनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर स्ट्रक्चर कहलाता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना प्रदर्शित करती है, मतलब एक कोशिका वाली संरचना होती है, प्लस वो क्या होती है, उनमें कोशिका मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पूर्ण मैच्योर्ड नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है। जीवाणु की कोशिका के संरचनात्मक घटक कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, जो कोशिका को चारों तरफ से एक निश्चित मोटाई में घेरे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, वो क्या करता है, उसको एक मतलब स्ट्रक्चर प्रदान करता है, उसको एक आकार प्रदान करता है। मोटी संरचना के होने के कारण जो सेल होते हैं, देखो जो मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो उसके जो बाहरी आवरण होती है वो मोटी संरचना वाली भित्ति से घिरी होती है। आवरण होता है जो वो मोटी संरचना होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेल होता है, मतलब जो पूरा जीवाणु का शरीर होता है, वो एक संरचना प्राप्त करता है सब भित्ति के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो प्रतिकूल अवस्थाओं से बचाता है, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना, प्रतिकूल प्रभाव जो होता है उससे वो किसको बचाता है, जीवाणु को। कोशिका भित्ति जो होती है वो ग्रैन्युलर होती है। ये म्यूकोपेप्टाइड, डी एलिनिन, डी ग्लूटेमेटिक अम्ल और एस एलिनिन तथा लाइसिन जो होता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होता है उनसे मिलकर बना होता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्रैन्युलर होती है, मतलब दानेदार संरचना होती है। ठीक है, मतलब ऐसे स्किन उसका ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे दानेदार संरचना होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो किसके कारण, किससे बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड, मतलब डी एलिनिन, डी ग्लूटेमिक अम्ल, है ना, एस एलिनिन तथा लाइसिन जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में होता है वो, अथवा डाई एमिनो पीमेलिक अम्ल से जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु से होता है उससे बना होता है। कुछ जीवाणुओं में क्या पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड की बनी स्लिम पाई जाती है, स्लिम की स्तर पाई जाती है, मतलब कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल युक्त जीवाणु जो होता है वो रोगवाही जीवाणु कहलाता है। कैप्सूल युक्त मतलब एक गोलाकार संरचना होता है, वो अंडे आकार की संरचना होती है, ओवल शेप्ड संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं ना। तो जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है, कैप्सूल युक्त जो जीवाणु होता है वो क्या होता है, रोगवाहक जीवाणु कहलाता है। उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये क्या है, सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगा। किसी किसी जीवाणु में कैप्सूल पाया जाता है और किसी किसी जीवाणु में नहीं। तो इस जीवाणु में कैप्सूल प्रेजेंट है। जो देखो पर्पल कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, एक लेयर दिखाई दे रहा है, एक स्तर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, कैप्सूल है। उसके बाद क्या है, सेल वॉल। इसके अंदर ही जो आंतरिक लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों ओर, जीव द्रव्य मतलब जो फ्लूइड होता है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड की बनी क्या बोलती है, पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड की बनी पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो जीव द्रव्य क्षेत्र में, जहाँ पे फ्लूइड होता है उस क्षेत्र में अनियमित रूप से वलयित होकर थैलीनुमा रचना का निर्माण करती है। मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा 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 भी हो सकता है, ऐसा होकर एक थैलीनुमा पैकेट के समान रचना बनाता है, जिसका क्या करते हैं, जिसे मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, मीजोसोम किसको बोलते हैं, जो कोशिका झिल्ली होती है वो जीव द्रव्य क्षेत्र में जहाँ पे लिक्विड होता है वहाँ पे क्या करती है, अनियमित वलयित होकर, है ना, टेढ़ा मेढ़ा भी वलयित हो जाता है और क्या करता है, वलयित होकर एक थैलीनुमा संरचना, पैकेट नुमा संरचना बनाता है। उस पैकेट नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम पट
स्पेक्ट्रम जो होता है वो डीएनए प्रतिलिपिकरण से संबंधित होता है। जो मेसोसोम में पट पाया जाता है जो क्या करता है उसको खुलने बंद करने में सहायता करता है, वो किससे संबंधित होता है? डीएनए प्रतिलिपिकरण से, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? श्वसनीय प्रकीर्ण युक्त होती है तथा श्वसन की क्रिया के संपादन के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिकीय जीवाणु जो होते हैं उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? श्वसन की क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि उसमें श्वसन के लिए जो लिक्विड की आवश्यकता होती है, जो प्रकीर्ण की आवश्यकता होती है वो उसमें पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का समतुल्य माना जाता है। तो जीवाणु में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता, तो क्या होता है आपका जो कोशिका झिल्ली होता है जिसमें क्या होता है? प्रकीर्ण पाया जाता है श्वसन के लिए। इस कारण इन्हें किसके तुल्य माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही वर्क करता है, कार्य करता है, इसलिए उन दोनों को एक जैसा माना जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। जीवाणु कोशिका में सत्य केंद्रक झिल्ली का अनुपस्थित होना, है ना, अब्सेंट होता है। आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो केंद्रक झिल्ली होती है उनका अभाव होता है, सत्य केंद्रक अभाव होता है। अतः जो डीएनए तंतु को छोड़कर शेष भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। जो डीएनए होता है ना, डीएनए कोशिका के मध्य में केंद्रक में वो जो डीएनए होता है उसको छोड़कर समस्त जो जगह होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है, जो कि कणिकामय तथा पारदर्शक रचना के रूप में पाया जाता है। ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार संरचना होती है और पारदर्शक होती है, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है। यह लवणों, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, वसा, सहप्रकीर्ण, बाइल्यूरिन कणों तथा प्रकीर्णों आदि के कणों से बना होता है। इसका जो संगठन होता है, मतलब जो पारदर्शक और कणिकादार संरचना होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बोल रहे हैं लवणों से, कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो अम्ल से, सहप्रकीर्ण से, बाइल्यूरिन कणों से तथा प्रकीर्णों आदि के कणों से बना होता है। इसमें 17S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, एक होता है 17S और एक होता है 18S। ठीक है, इस प्रकार का संरचना होता है। राइबोसोम किसमें पाया जाता है? कोशिका में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इसमें किस प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 17S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं पाई जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं ना, तो उन जो जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं उनमें क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पट प्रेजेंट होता है, जो कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक युक्त होता है। उसमें किस प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है? किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है? तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक वर्णक प्रेजेंट होता है। फिर है फ्लैजिला, यहाँ पे होगा पूरा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में जो ये होता है उसको क्या बोलते हैं? एक लेयर होता है कुंडलित अवलित, उसको क्या बोलते हैं? मेसोसोम बोलते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने। जो मध्य में फैला होता है धागेनुमा संरचना उसको क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ये भी आप लोगों को पता है। अब पढ़ेंगे फ्लैजिला। ठीक है, सचल जीवाणुओं जैसे, मतलब जो जीवाणु चलने की क्षमता होती है, जिन जीवाणुओं में प्रचलन की क्षमता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्षमता होती है, उन जीवाणुओं को बोलते हैं सचल जीवाणु। ठीक है, इसमें क्या आता है? बेसिलाई, विब्रियो, स्पाइरलम, है ना, जो क्या करती है? इसमें चाबुक की तरह जो लंबे लंबे धागेनुमा संरचना होती है, लगभग 4 से 5 म्यू एंगस्ट्रॉन्ग लंबी संरचना होती है, जो कि स्प्रिंग की तरह पूरी तरफ से घूमती रहती है। वो बैक्टीरिया को आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। देन आएगा पिलाई या फिम्बरी। अब क्या बात करेंगे हम लोग? देखते हैं, पिलाई और फिम्बरी नाम की भी संरचना पाई जाती है। कुछ जीवाणु के बाह्य सतह पर अत्यंत सूक्ष्म रोमिल उपांग पाए जाते हैं, जिन्हें फिम्बरी, छोटे छोटे होते हैं ना, देखो ये जो है कुछ
सूक्ष्म संरचना पाई जाती है वो रोमिल संरचना होती है, छोटे छोटे और असंख्य होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। उसमें क्या, उसे क्या बोलते हैं, फिम्बरी या पिलाई कहते हैं। इस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं वो जीवाणुओं को किसी सतह या विपरीत लिंग के जीवाणुओं के प्रति लैंगिक जनन के समय क्या करती है, अटैच करने का, चिपकाने का कार्य करती है। ठीक है, लिंग पिलाई की संख्या क्या होती है, 4 से 5 होती है तथा ये संयुग्मन नलिका कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करती है। जो पिलाई होती है वो क्या होता है, उसमें लिंग जो पिलाई होता है वो उसकी संख्या कितनी होती है, 4 से 5 होती है और उन पे क्या होता है, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, जो क्या करता है, दाता जीवाणु का डीएनए ग्राहक जीवाणुओं में प्रवेश करता है। दाता जीवाणु मतलब क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है, इसमें पुनर्योजन की क्रिया होती है, इसमें लैंगिक जनन तो होता नहीं है जीवाणुओं में, हमको पहले ही पता है, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा हुआ है, पुराने वीडियो में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, पुनर्योजन की क्रिया होती है, तो इस विधि का आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन क्या होता है, जिसमें एक जो जीवाणु होता है वो दूसरे जीवाणु को अपना डीएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो जो देने वाला जीवाणु हो गया वो क्या हो गया, दाता जीवाणु, और जो लेने वाला जीवाणु हो गया डीएनए, वो क्या करता है, उसको बोलते हैं ग्राही जीवाणु। ठीक है, तो दाता जीवाणु के डीएनए को ग्राहक जो जीवाणु होते हैं उनमें प्रवेश करने के लिए नलिका का, संयुग्मन नलिका का निर्माण कौन करता है, फिम्बरी या पिलाई। फिर है प्लाज्मिड तथा इपिसोम। कभी कभी जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में डीएनए जो मुख्य तंतु होता है उसके अलावा स्वतंत्र छोटी छोटी जीनों की बनी संरचना, 100 जीनों की बनी आनुवांशिक इकाइयां पाई जाती है जिन्हें प्लाज्मिड कहती हैं। ठीक है, आनुवांशिक इकाइयां जो बहुत सारी होती है और क्या होती है, स्वतंत्र रूप से जीवाणु के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, डीएनए के अलावा, मतलब डीएनए के अतिरिक्त। डीएनए तो होता ही है, तो जब ये प्लाज्मिड दूसरी आनुवांशिक इकाइयां मुख्य डीएनए से संयुग्मन अवस्था में पाई जाती है तब इन्हें क्या बोलते हैं, इपोसोम बोलते हैं। तो पहला चीज़ देखो, प्लाज्मिड हम लोगों ने पढ़ा, तो प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए के अलावा, कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीएनए के अलावा स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली आनुवांशिक इकाइयों को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और जब प्लाज्मिड क्या करता है, मुख्य जो आनुवांशिक इकाई होता है मतलब डीएनए, उससे क्या करता है, संयुग्मन करता है, उसको क्या बोलते हैं, असंयुग्मित अवस्था में पाया जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, इपिसोम कहते हैं। ये क्या करता है, ये लघु आनुवांशिक इकाइयों, आनुवांशिक संवहन तथा आनुवांशिक पुनर्योजन में भाग लेता है। इन्हें क्या बोलते हैं, स्वप्रतिलिपि। इनमें क्या होती है, स्वप्रतिलिपिकरण की, मतलब खुद से डबल होने की, ट्रिपल होने की, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करने की क्षमता इनमें उपस्थित होती है। किनमें, प्लाज्मिड में, है ना। ये आपका प्लाज्मिड, देखो यहाँ जो स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। इसी में को जो जब ये और ये दोनों संयुग्मित अवस्था में होता है तब इसको क्या बोलते हैं, इपिसोम बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषी नलिका, फोटोसिंथेटिक लैमेली। ठीक है, कुछ प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में क्या पाया जाता है, क्लोरोबियम जो होता है तथा बैक्टीरियोफिलिक वर्णक युक्त प्रकाश संश्लेषी नलिकाकार रचनाएं पाई जाती है। नलिकाकार संरचनाएं, देखो कुछ जीवाणु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, उनमें कौन से वर्णक पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफिलिक वर्णक पाए जाते हैं, ये पहले ही पता है। ठीक है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिलिक जो वर्णक होता है उसके लिए एक नलिका का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है राइबोसोम। जीवाणुओं में पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं 17S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। उनमें जो प्रोटीन आता है बाहर से उसको क्या करते हैं, संश्लेषित करने का काम कौन करते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो राइबोसोम होते हैं जो 17S प्रकार के होते हैं वो किस कार्य के लिए होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। एक समय में एक से अधिक राइबोसोम mRNA से जुड़े रहते हैं जिन्हें एक साथ क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। मतलब जो एक राइबोसोम होता है उसको तो राइबोसोम बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए mRNA से एक के साथ बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो एक राइबोसोम को राइबोसोम बोलेंगे और राइबोसोम का जो समूह होता है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं।
यहाँ पाया जाता है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, ठीक है, फ्लोजिलम, ये जो 2 प्रकार का संरचना होता है, ये है आपका पॉलीराइबोसोम। mRNA के पास 2 mRNA में अटैच होते हैं 3, 4, 5 राइबोसोम, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। फिर है खाद्य संग्रह कणिकाएं, फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। जीवाणु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट युक्त क्या होता है, संग्रहणी नलिका कणिका के रूप में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, आरएनए, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के संग्रहण के लिए क्या पाया जाता है, कणिका के रूप में वॉल्यूटिन कणिकाएं जो होती है, तथा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक युक्त कणिका के रूप में रिफ्रैक्टाइल कणिका पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, खाद्य संग्रह कणिकाएं जो होते हैं, फूड स्टोरेज ग्रैन्यूल जिसको बोलते हैं, जीवाणु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट युक्त संग्रहणी कणिका के रूप में, कार्बोहाइड्रेट से बना संग्रहणी कणिका के रूप में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, आरएनए, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के संग्रहण कणिका के रूप में, तथा वॉल्यूटिन कणिका के रूप में क्या पाया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक और क्या पाए जाते हैं, अम्लयुक्त कणिका के रूप में रिफ्रैक्टाइल कणिका पाया जाता है। क्लियर। ये है आपका जीवाणु संरचना का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। आप जब जीवाणु संरचना के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे, जब पूछा जाएगा आपको प्रश्न में, तो सारे जो कोशिका अंग हैं उनके बारे में एक के बाद एक बताएंगे, और सारे कोशिका अंग जो है उनका डिटेल्स लिखने के बाद उनके ये वाला जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाला डायग्राम है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाला जो चित्र है उसको आप दर्शा देंगे, जिससे क्या होगा, जब लेबलिंग करेंगे, मतलब सारे नामों की व्याख्या करेंगे स्पष्टता, तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, जीवाणुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणु जो होते हैं उनमें प्रायः क्या होता है, वर्धी प्रजनन पाया जाता है। वेजिटेटिव एंड अलैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर एसेक्सुअल करते हैं, ठीक है, जिसमें युग्मकों का संलयन, जाइगोट का निर्माण तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीवाणुओं में सुनिश्चित तौर पर नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में आणविक जो स्तर होता है वो क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जीवाणुओं में फसली वर्धी रिप्रोडक्शन होगा, वर्धी प्रजनन होगा, या फिर क्या होता है, अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन होता है। इसमें गैमेट्स का निर्माण, जाइगोट्स का निर्माण और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, जीवाणुओं में संलयन जो होता है वो नहीं होगा। ये सारी जो विधियां होती है किनमें होती है, जिनको जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है लेकिन जीवाणुओं में नहीं होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है वो आणविक स्तर पर क्या करता है, जीन विनिमय, जीन एक्सचेंज तथा फिर आनुवांशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है। 3 चीज़ें इसमें बताई गई है कि पहला वर्धी रिप्रोडक्शन होगा, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और दूसरा फिर तीसरा चीज़ जो बोला है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा या फिर जीन एक्सचेंज की क्रिया होती है। आगे देखते हैं वर्धी प्रजनन में कैसे होता है। प्रजनन की इस प्रक्रिया में जो जीव होते हैं उनके जो कायिक भाग होते हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके माध्यम से प्रजनन करते हैं, ठीक है। मुकुलन, बडिंग, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो जीवाणु कोशिका होता है उस पर एक उभार आना प्रारंभ हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन या कलिका बोलते हैं, ठीक है। जो कोशिका होता है, जैसे कि अगर ये कोशिका है तो इसमें एक उभार कैसे आएगा, इस प्रकार का उभार बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। छोटा उभार बनना प्रारंभ हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मुकुलन या मुकुल या कलिका बोलते हैं। ये क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर जनक का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो पैतृक कोशिका भित्ति होता है, मतलब ये कहाँ से जुड़ा होता है, अपने पुराने कोशिका से भी जुड़ा होता है, तब तो ये उभार के रूप में क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं, संसर्ग स्थल से संकीर्णन शुरू हो जाता है। ये क्या हो गया, धीरे धीरे ऐसा बड़ा हो गया, है ना। फिर यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से संकीर्णन मतलब सिकुड़न शुरू हो जाता है, और सिकुड़न शुरू होने के बाद क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद जो जीवाणु मतलब जो मुकुल होता है वो जीवाणु के पैतृक कोशिका से ये संकुचन जो होगा वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगा, और फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं 2 जीवाणु के रूप में, ठीक है। इससे क्या होता है, जो नया जीवाणु होता है वो विकसित हो जाता है। इस प्रकार का होगा। पहले स्टेज में क्या बनेगा,
मुकुलन होगा, उभार आना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे उन दो फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, जो मुकुल होगा, जो कलिका होगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा। उसके बाद मुकुल जो होता है उसमें, और जो पैतृक जीवाणु होता है उनके जो मध्य जो कोशिका होते हैं, कोशिका भित्ति, उनमें सिकुड़न जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग जीवाणु के रूप में विकसित हो जाते हैं। फिर है बाइनरी फिजन, यह जीवाणुओं में पाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य प्रकार की जनन विधि होती है। इसमें क्या होता है, जो जीवाणु कोशिका होते हैं दो समान आकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। एक जो जीवाणु कोशिका होते हैं उससे दो समान आकार की जीवाणु कोशिकाएं मतलब डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस विधि में अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु कोशिका क्या करते हैं, पहले अपने आकार में वृद्धि करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ता है जब, उसके बाद क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, द्विगुणन होता है, मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण स्वतः ही होता है और यह दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या हो गया, एक जीवाणु कोशिका है, ठीक है, ये क्या करता है, जब वृद्धि कर लेता है, अनुकूल परिस्थिति आती है, उसके फेवर में जब वातावरण आता है, एटमॉस्फेयर आता है, तो क्या करता है, ये वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करने के बाद इनमें जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन करना प्रारंभ कर देता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए की जो लाइन होती है, एक डीएनए होता है जो वो एक डीएनए से वो दो डीएनए में परिवर्तित हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है उसमें। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो कोशिका होती है वो बड़ी होने के कारण बीच से संकीर्णित होना प्रारंभ कर देती है, मतलब सिकुड़ना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है, जो धीरे धीरे क्या करते हैं, आपस में जीवाणु कोशिका को दो बराबर भागों में बांट देता है। देखो दो बराबर भागों में भाग दिया, इसमें भी क्या आ गया, डीएनए आ गया, इसमें भी क्या आ गया, डीएनए आ गया, और एक जीवाणु से क्या बन जाते हैं, पुत्री जीवाणु, जो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या करती है, फिर जब दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ये दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, फिर ये धीरे धीरे जब अनुकूल परिस्थिति में आते हैं तो ये धीरे धीरे जो पुत्री कोशिका है वो अपने आकार में विकसित करते जाते हैं, अपने संरचना में विकास करते जाते हैं और क्या करते हैं, द्विविखंडन की प्रक्रिया में भाग लेने प्रारंभ कर देते हैं। जब ये पूर्णतः विकसित हो जाते हैं तो अब ये पेरेंट सेल बन जाते हैं और फिर विभाजित होकर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, द्विविखंडन में भाग लेना शुरू कर देते हैं। द्विविखंडन की क्रिया को पूर्ण होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। एक बार एक जो पेरेंट सेल होता है, मतलब एक जो जीवाणु कोशिका होती है उससे दो पुत्री जीवाणु कोशिका के फॉर्मेशन में कितने टाइम लगता है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, 20 से 30 मिनट का ड्यूरेशन लगता है इस संपूर्ण प्रक्रिया में। क्लियर। उसके बाद है वर्धी प्रजनन के बाद द्विविखंडन विधि के पश्चात हम लोग देखेंगे अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना निषेचन के ही पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी का जो विकास होता है, उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इस क्रम में विशिष्ट संरचना बीजाणु बनती है तथा उस रचना के द्वारा ही क्या होता है, नई पीढ़ी का निर्माण होता है। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजाणु जो बनता है उसके द्वारा। जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन किस विधियों द्वारा होते हैं, देखते हैं। अंतः बीजाणुओं द्वारा, बाय एंडोस्पोर्स द्वारा। अंतः बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक प्रजनन को क्या बोलते हैं, बिना गुणन के बिना प्रजनन भी कहा जा सकता है। जो बिना गुणन के होता है उसे पुष्प प्रजनन कहा जा सकता है। चूँकि इस प्रजनन में क्या होता है, कोशिकाओं की जो संख्या होती है उनमें क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है। कोशिकाओं की जो संख्या होती है ना उनमें वृद्धि नहीं होती है, किसमें, अंतः बीजाणुओं द्वारा, बाय सीड स्पोर्स एंडोस्पोर्स द्वारा में। ठीक, अतः यह जो प्रतिकूल परिस्थितियों में से मुक्ति पाने हेतु एक प्रकार का कायांतरण है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मतलब जब जीवाणुओं को लगता है कि जो वातावरण है उनके लिए अनुकूलित नहीं है, तब इस विधि का उपयोग करके जो जीवाणु क्या करते हैं, अपने काया में चेंजेस लाते हैं, मतलब अपने आकार में चेंजेस लाते हैं। उदाहरण के लिए बैसिलस, अंतः बीजाणु भित्ति CADP कॉलिनिकल अम्ल पाया जाता है। अंतः बीजाणुओं के भित्ति में क्या पाया जाता है, CADP कॉलिनिकल अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इन पर प्रतिकूल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
देखो इस विधि में क्या है, अंतःबीजाणु विधि द्वारा क्या होता है, इसमें जब इसको क्या बोलते हैं, इसमें गुणन की प्रक्रिया नहीं होती है। इनमें क्या होता है, जब प्रजनन होता है तब जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, अपने जो संख्या में वृद्धि नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रतिकूल जो परिस्थिति आता है, जब इनको लगता है कि इनका जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो उनमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करते हैं, अपने आकार में चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कौन सा जीवाणु है, बैसिलस है, अंतःबीजाणु भित्ति है, CA डिपिकोलिनिकल अम्ल पाया जाता है इसमें, जिसके कारण क्या करता है, इन पर प्रतिकूल जो परिस्थिति होता है ना, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो इसमें क्या होता है, अंतःबीजाणु निर्माण द्वारा जो प्रजनन होता है उसमें देखते हैं क्या होता है, ये न्यूक्लियर बॉडी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट होता है। फिर ये धीरे धीरे इसका जो बीच का सेगमेंट होता है DNA, वो क्या होता है, अलग अलग होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, देखो ऐसे इनिशिएशन ऑफ सेप्टम का निर्माण हो जाता है, पट्ट का निर्माण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट सेप्टम, जो पट्ट बना होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और दोनों को अलग कर देता है। ये क्या हो जाता है, फोर स्पोर। फिर ये क्या होता है, ये बाहर निकलने के लिए क्या करता है, अपना एक छेद बनाना प्रारंभ करता है, छिद्र बनाना, पोर बनाना प्रारंभ करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो एकदम साइड में आ जाता है, मतलब परिधि भाग में आ जाता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वॉल अराउंड ऑफ फोर स्पोर, इसके चारों ओर क्या बन जाता है, एक वॉल बन जाता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर ये परिधि भाग में आ जाता है, कोर में आ जाता है। फिर ये क्या करता है, कोर को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स एक्सोप्रियम जो होता है वो सब बाहर निकल जाता है। फिर एक मैच्योर एंडोस्पोर्स बन जाता है। फिर जो अपने जो शारीरिक विकास करके इस स्थिति में पहुंच जाता है। ये किस चीज़ के लिए है, अलैंगिक प्रजनन में पहला जो भाग है, मतलब पहला जो जनन पढ़े हम लोग, अंतःबीजाणु निर्माण के द्वारा। तो इस प्रकार का होता है। इसको अगर आपको पूछा जाएगा कि अलैंगिक प्रजनन कैसा होता है, तो अलैंगिक जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो पहला आप बताएंगे अंतःबीजाणु विधि द्वारा, है ना, तो उसमें ये वाला डायग्राम भी आप बताएंगे। फिर दूसरा है सिस्ट विधि द्वारा, बाइसिस्ट। कोकाई जीवाणुओं में प्रतिकूल परिस्थिति के आगमन की स्थिति में जो कोकाई जीवाणु होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, जब उसकी आगमन की प्रतिकूल परिस्थिति जब होने वाली होती है, मतलब उनको लगता है कि अब वातावरण उनके अनुसार नहीं होगा, तब जो क्या करते हैं, जीवाणु कोशिका अपने चारों तरफ लसलसा पदार्थ स्रावित करते हैं। जब उनको लगता है कि अब प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, हम उनमें सर्वाइव नहीं करते हैं, तो उनमें स्वतः ही क्या होता है, लसलसा पदार्थ स्रावित होता है, खुद से सिक्रेट होता है, जो कि क्या करता है, शुष्कीकृत होकर कोशिका के चारों ओर कड़ा आवरण बना देता है। जो लसलसा पदार्थ जो स्रावित होता है, सीक्रेट हुआ रहता है, वो सूख जाता है और सूखने के बाद एक कड़े पदार्थ के रूप में परिवर्तित आवरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब अनुकूल स्थिति आती है, मतलब जब वातावरण उन जीवाणुओं के अनुकूल हो जाता है, तब क्या होता है, जो बाह्य आवरण होता है, जो कड़ा हो जाए रहता है, वो क्या करता है, घुल जाता है और फट जाता है। जैसे जीवाणु शिष्ट से मुक्त होकर पुनः सामान्य जीवाणु की, जो जीवाणु होता है वो शिष्ट बोलते हैं उस कड़े आवरण को, उससे मुक्त होकर सामान्य जीवाणुओं की तरह कार्य करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में भी नई पीढ़ी की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी परिनिषण शाश्वता जो होती है, यह परिनिषण या शाश्वता का उदाहरण है। शिष्ट विधि में क्या होता है, एक लाइन में अगर समझेंगे हम लोग, तो एक अपने प्रतिकूल परिस्थिति आने के कारण लसलसा पदार्थ का स्रावित करता है, सिक्रेशन करता है, जो बाद में क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है सूखकर, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो जो घुल जाता है, जो कड़ा आवरण बना होता है वो घुल जाता है, और घुलने के बाद वो जीवाणु पुनः अपनी अवस्था में सर्वाइव करने लगता है, अपना जीवन यापन करने लगता है। इसमें भी क्या होता है, नई पीढ़ी की उत्पत्ति नहीं होती है, नई जीवाणुओं की उत्पत्ति नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, पेरिनेशन, शाश्वता का उदाहरण भी बोल सकते हैं। फिर है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन आनुवांशिक पदार्थ के क्या होता है, स्थानांतरण द्वारा होता है। ये जीन पुनर्योजन के द्वारा सूचित किया जाता है। जीन पुनर्योजन मतलब क्या होता है, जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं, मतलब जेनेटिक जो पदार्थ, जेनेटिक इकाई जो होता है, मतलब जो DNA होता है, उसका पुनर्योजन द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। यह क्या करता है, स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है। देखो कौन कौन से, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, 3 विधि द्वारा इसमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया जो होती है।
ठीक है। पहला है कंजुगेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में संयुग्मन। इस प्रकार के आनुवांशिक पुनर्योजन में दो जीवाणु जो होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क द्वारा डीएनए का स्थानांतरण होता है, ठीक है। एक जब आमने सामने होते हैं एक साथ फिजिकल, जब उनमें क्या होता है, टच होता है, संपर्क होता है, तब उनमें जो डीएनए का स्थानांतरण होता है। इसकी जो खोज की थी उसके वैज्ञानिक का नाम है लेडरबर्ग और टैटम। लेडरबर्ग और टैटम ने 1946 में इसकी खोज की थी। इस प्रक्रिया के लिए क्या होते हैं, दो जीवाणु कोशिकाएं जो होती है वो आपस में फिम्बरी के द्वारा, जो फिम्बरी होता है ना, छोटा छोटा जो सूक्ष्म रोमिल संरचना होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। और क्या करते हैं, चिपकने के बाद जो डीएनए का कुछ हिस्सा होता है वो फिम्बरी के द्वारा क्या बनता है, संयुग्मन नलिका बनता है। हम लोगों ने अभी जब जीवाणु की संरचना पढ़ा था तब उसमें पढ़ा था कि जो फिम्बरी होती है वो संयुग्मन नलिका का निर्माण करती है। तो वही जो संयुग्मन नलिका का फॉर्मेशन होता है उससे दूसरे जीवाणु के कोशिका के डीएनए जाकर मिल जाते हैं और मिलने के पश्चात क्या होते हैं, डीएनए का आदान प्रदान करते हैं। उसे दाता, डोनर या क्रियात्मक रूप से नर तथा उसे ग्रहण करता है, मतलब जो डीएनए देता है अपना डीएनए, उसको दाता या फिर नर बोला जाता है ना। और दाता जीवाणु या नर जीवाणु बोला जाता है। और जिस जीवाणु के द्वारा डीएनए को ग्रहण किया जाता है, डीएनए के स्टेम को ग्रहण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मादा जीवाणु या फिर ग्राहक जीवाणु, प्रापक जीवाणु बोला जाता है, ठीक है। जीवाणु की दाता अर्थात नर कोशिका में एक लैंगिक कारक, सेक्स और फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में स्वतंत्र वलयित डीएनए पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एफ कारक कहते हैं। एक जो नर डीएनए होता, मतलब नर जीवाणु जो होता है उसमें क्या पता चलता है, स्वतंत्र डीएनए होता है जो फर्टिलिटी के लिए फर्टिलिटी फैक्टर का कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, एफ कारक कहते हैं। तथा ऐसे जीवाणु को एफ हैज़ कहते हैं, ठीक है। ऐसे जीवाणु जब लैंगिक कारक रहित जीवाणु एफ बैक्टीरियम के संपर्क में आते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है, संयुग्मन नलिका बन जाती है। और संयुग्मन नलिका से होकर क्या करती है, लैंगिक जो कारक होती है, मतलब जो एफ फैक्टर होती है, वो क्या करती है, प्रतिकृति रेप्लिका करती है, मतलब रेप्लिकेशन, मतलब एक अपने समान दूसरी रचना बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं, एफ जीवाणु में चली जाती है। मतलब जिस जीवाणु में एफ कारक नहीं होता, फर्टिलिटी कारक नहीं होता है, अगर वो संयुग्मन नलिका के थ्रू एक दूसरे से चिपकते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जिसमें एफ कारक होता है वो स्वतः ही क्या कर लेता है, रेप्लिकेशन कर लेता है। और रेप्लिकेशन करने के पश्चात जिस जीवाणु में एफ कारक नहीं होता है उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है। अंततः ग्राही तथा दाता यानी दोनों प्रकार की जीवाणु कोशिकाएं एफ प्रकार की हो जाती हैं। क्लियर? ये है आपका कंजुगेशन। इसमें क्या होता है, दोनों भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं और भौतिक रूप से जुड़े हुए होने के कारण क्या है, दोनों के बीच संयुग्मन नलिका का फॉर्मेशन हो गया। दोनों में जो डीएनए है वो क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसमें एफ कारक पाया जाता है और जिसमें एफ कारक नहीं पाया जाता है वो भी एक्सचेंज हो जाते हैं। इससे क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? फिर है इसिचरिचिया कोलाई, है ना। इसकी कुछ जो प्रजातियां होती है उनमें क्या होता है, उर्वरा कारक जीवाणुओं के मुख्य गुणसूत्र में संलग्न रहते हैं। उर्वरा कारक का मतलब होता है कि जो अपनी जो आनुवांशिक संरचना होती है उनमें वृद्धि। उर्वरा कारक मतलब एफ फैक्टर, जो एफ फैक्टर होता है जो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, कोशिका द्रव्य में घूमते रहता है, वो गुणसूत्र में क्या करता है, मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़े हुए होते हैं, संलग्न होते हैं। ऐसी दाता कोशिकाओं को HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रैंड बोलते हैं। HFR हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फैक्टर कहते हैं। ये काफ़ी उच्च दर से संयुग्मन पुनर्योजन क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, पुनर्योजन की क्षमता को बहुत तेज़ी से करते हैं, इसलिए ये हाई, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्षमता वाली होती है। HIR जो प्रभेद में जीवाणु कोशिका जो होती है वो स्थायी डीएनए से लैंगिक कारक डीएनए जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये क्या होता है, जो इसिचरिचिया कोलाई में एफ फैक्टर जो होता है वो मुख्य डीएनए के साथ क्या होता है, लगभग अटैच होता है। इस कारण इसको हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रैंड भी कहते हैं। फिर पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो एफ फैक्टर का कैसे चेंजेस होता है, मतलब दाता जीवाणु और ग्राहक जीवाणु में कैसे चेंजेस होगा। ये एक
एक जो सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, एफ फैक्टर पाया जाता है। किसके साथ, ये मुख्य डीएनए के अतिरिक्त जो आनुवंशिक इकाई होती है उसको बोलते हैं एफ फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, फिर ये जो होता है आपका एक संयुग्मन नलिका का फॉर्मेशन होता है, आप लोगों को पहले ही पता है। तो एक F माइनस सेल होता है, मतलब जिसमें F फैक्टर नहीं होता है, जिसके कोशिका द्रव्य में सिर्फ क्या होता है, मुख्य डीएनए होता है। जब रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ F फैक्टर कैसे होता है, तो ये जो संयुग्मन नलिका होती है, ये यहाँ से संयुग्मन नलिका से ये F फैक्टर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन होता है ना, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों इस प्रकार से जुड़ के आधे आधे संरचना में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, इनकी जो आनुवंशिक इकाइयाँ हो आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ जाती है, और ये जो F+ है ये इसके साथ भी आधार देके अपना इसको भी F+ सेल बना देता है। क्लियर। उसके बाद है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। अनुवांशिक पुनर्योजन की जो क्रिया होती है उसमें जो दाता डीएनए होता है वो क्या होता है, नग्न होता है, मतलब उसमें आवरण जो झिल्ली होता है वो नहीं पाया जाता है। उसको स्थानांतरण किस में करता है, वो स्थानांतरण ग्राही कोशिका में करता है जो जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। ठीक है, इस प्रकार जो ग्राही जीवाणु होता है वो क्या करता है, दाता जीवाणु के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब देखो क्या होगा, जो दाता जीवाणु होता है वो अपना डीएनए का कुछ भाग क्या करता है, नग्न होता है, और इस वजह से वो क्या करता है, ग्राही डीएनए में, ग्राही जो जीवाणु होता है उसमें अपना डीएनए डाल देता है थोड़ा सा। फिर वो जो डीएनए होता है वो उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, ग्राही जो डीएनए जीवाणु होता है उसमें, और ग्राही जो जीवाणु होता है उसमें जो दाता डीएनए का लक्षण होता है वो क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है। इसका खोज किसने किया था, ग्रिफिथ ने किया था। ये वैज्ञानिक थे जो सन 1928 में इसकी खोज किए थे। उन्होंने अपने प्रयोगों में बताया कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका डिप्लोकोकस कोकोनी नामक न्यूमोनी नामक क्या होता है, जीवाणु होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उस जीवाणु में क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, और ये क्या करता है, निमोनिया रोग पैदा करता है। ठीक है, जिसका इसमें 8 सेकेंड जो प्रभेद कैप्सूल रहित होता है, मतलब इसमें भी देखो क्या होता है, इसका जो संरचना होता है वो 2-3 प्रकार का होता है। तो S ट्रिपल जो संरचना होता है, S ट्रिपल संरचना वो न्यूमोनिया रोग का कारक होता है, लेकिन R डबल जो होता है वो कैप्सूल रहित होता है, ये बीमारी पैदा नहीं करता है। उन्होंने इस S3 प्रभेद को क्या किया, 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके मार दिया। ठीक है, एकदम ज़्यादा हीट दिया, 60 सेंटीग्रेड हीट दिया लगभग, उसके बाद उसको मार दिया। उसके बाद उसे क्या किया, हीट किल्ड जीवित चूहे के शरीर में प्रविष्ट करा दिया। ठीक है, उसके बाद ना एक चूहा था, उसके शरीर में क्या करिया, हीट किल्ड मतलब जो जीवाणु था उसको क्या किया, चूहे के शरीर में प्रविष्ट कराया, तो चूहा नहीं मरा। ठीक है, चूहा क्या हुआ, नहीं मरा। लेकिन जब 8 सेकेंड जो ताप द्वारा मारे गए S3 प्रभेद को मिलाकर, मतलब देखो उसके बाद एक जो न्यूमोनिया रोग का कारक होता है S3I, उसको क्या किया, उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर दिया, गर्म करके उस जीवाणु को मार दिया। उस जीवाणु को मारने के बाद क्या किया, उसको चूहे में इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया, चूहे के शरीर में प्रवेश करा दिया। फिर क्या हो गया, उससे चूहा नहीं मरा। उसके बाद क्या हुआ, जो 8 सेकेंड जो प्रभेद है जीवाणु का और S3I जो प्रभेद है उसको मिलाकर चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, तो जो चूहा था वो क्या हो गया, निमोनिया से ग्रसित हो गया। और क्या हुआ, निमोनिया से ग्रसित होने के बाद मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, मृत चूहे के शरीर से विलगित किए गए जीवित जीवाणुओं में S3I प्रभेद के जीवित जीवाणु तथा RII के साथ मिले। उसके बाद क्या हुआ, जो S3I जो प्रभेद था, जो जीवाणु 16 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किल्ड मतलब गर्म करके मार दिया गया था, वो उसके शरीर से जब उसका मृत शरीर का परीक्षण किया गया तब उसमें वो जीवाणु जो था वो जीवित अवस्था में प्राप्त हुआ, जो बैक्टीरिया को आक्रामक प्रभेद में परिवर्तित कर देते हैं। जो R सेकेंड होता है ना, वो क्या करता है, वो S3I को बैक्टीरिया को आक्रामक विरुलेंट प्रभेद में परिवर्तित कर देते हैं। एवरी मैक्लीप योड एवं मैकार्टी
ने 1944 में देखा कि यदि जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को दूसरे के साथ संवर्धन माध्यम में रखा गया तो वह जो डीएनए था वो जीवाणुओं में प्रवेश कराकर उन्हें अपने समान गुणों वाला बना देता है। मतलब अगर किसी भी जीवाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, उसको दूसरे जीवाणु के शरीर में अगर प्रवेश करा के संवर्धन माध्यम में रखकर प्रवेश कराया जाएगा तो क्या होगा, वो अपने समान गुणों का बना देता है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो डीएनए का खंड होता है वो रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो पूरा जैसे अगर ये पूरा डीएनए है वो रूपांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं होता। अगर इसका छोटा सा खंड भी, जैसे ये वाला खंड भी निकाल कर दूसरे में प्रविष्ट करा दिया जाए तो ये क्या होता है, जो खंड होता है वो जिम्मेदार होता है। इसके क्रम में डीएनए का स्थानांतरण ही रूपांतरण प्रदर्शित करने वाले कोशिका में होता है। मतलब रूपांतरण कौन सी कोशिका प्रदर्शित करती है, जो डीएनए का जो खंड होता है वही क्या करता है, डीएनए का खंड ही रूपांतरण में कार्य करता है। फिर है तीसरा पारक्रमण या जीन वहन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, 3 प्रक्रिया पढ़े थे लैंगिक प्रजनन का, जिसमें से तीसरा प्रक्रिया है ट्रांसडक्शन। एक जीवाणु कोशिका का डीएनए खंड किसी विषाणु की सहायता से, है ना, विषाणु, ये किसके हेल्प से, विषाणु की हेल्प से अन्य जीवाणु कोशिका में पहुंचता है तो उसे पारक्रमण या पराक्रमण ट्रांसडक्शन कहते हैं। देखो, ये स्वयं से किसी दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश नहीं करता है। ये क्या करता है, दूसरे विषाणु का, वायरस का हेल्प लेता है, उसके साथ संयोग होकर के क्या करता है, दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर लेता है। ठीक, सन 1952 में जिंडर एवं लीडरबर्ग ने इस विधि की खोज की थी। किस जीवाणु में, साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम जो जीवाणु है उसमें की थी। जब जीवाणु किसी बैक्टीरिया के कोशिका पर, मतलब देखो, अगर ये जीवाणु है किसी बैक्टीरिया के कोशिका पर आक्रमण करता है तो उसकी जो सक्रियता होती है उसके कारण जो जीवाणु कोशिका में क्या होता है, वायरस के संसर्ग के स्थल पर छिद्र बना देता है। जब देखो एक बैक्टीरिया होती है वो दूसरे बैक्टीरिया पर आक्रमण करती है तो जो उसके साथ प्रेजेंट वायरस होता है वो क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया में छेद बनाना प्रारंभ कर देता है, जिससे होकर वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, जो जीवाणु का न्यूक्लिक अम्ल होता है, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल होता है वो जीवाणु के कोशिका द्रव्य में चला जाता है। यहाँ क्या होता है, वायरल जीनोम तथा जीवाणुविक जीनोम के न्यूक्लिक अम्ल का स्वतंत्र मिश्रण बनता है। अब जो आपका वायरस जो है, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल पहुंच गया कहाँ, जीवाणु कोशिका में, किससे का माध्यम से, छिद्र बनाने के माध्यम से, दूसरे बैक्टीरियल जो आक्रमण हुआ उसके माध्यम से। तो क्या हो गया, वायरल जीनोम जो था वो क्या हो गया, जीवाणुविक जीनोम तथा न्यूक्लिक अम्ल का जो स्वतंत्र मिश्रण होता है वो दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर गया है। अब उसका संश्लेषण तथा प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रियाओं का उपयोग करके जो वायरस डीएनए होता है वो क्या करता है, उसके पुत्री जो कोशिका बनता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या करता है, साथ साथ प्रोटीन के अणुओं का भी निर्माण होता है। जो जीवाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल होता है स्वतंत्र रूप से जो घूमता रहता है वो क्या होता है, संश्लेषण करता है और प्रोटीन संश्लेषण का भी प्रक्रियाओं का उपयोग करता है और क्या करता है, जो वायरस डीएनए होता है उसके द्वारा किया जाता है तथा उसका जो डीएनए होता है, पुत्री डीएनए होता है, वो साथ ही साथ प्रोटीन अणुओं का भी, प्रोटीन के अणुओं का भी क्या करता है, निर्माण करता है। इसके संयोजन से अनेक पुत्री बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है। ठीक है, अनेक पुत्री बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया में बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी क्या हो जाता है, सन्निहित हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। यदि जीवाणु कोशिका के विघटन के पश्चात, जब देखो इसमें क्या होता है, जीवाणु जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसका संश्लेषण तथा प्रोटीन की प्रक्रियाओं का क्या होता है, वह उपयोग वायरस का जो डीएनए होता है वो करना शुरू कर देता है, उपयोग करना शुरू करता है तथा उसका जो डीएनए होता है, पुत्री कोशिका होता है, वो भी क्या करता है, प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब उन प्रोटीन, इसके संयोजन से अनेक पुत्री बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो जाता है, मतलब अनेक डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया में डॉटर सेल्स जो होते हैं वो डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी ऐड हो जाता है, सन्निहित हो जाता है, संयोग हो जाता है उनमें।
यदि जीवाणु कोशिका के विघटन के पश्चात पुत्री जीवाणु भोजी क्या होता है, जब जीवाणु कोशिका का विघटन होता है मतलब वो टूटता है, तो टूटने के पश्चात जो जीवाणु भोजी क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है, अलग अलग हो जाता है और निकल जाता है। यह जीवाणु भोजी किसी नए जीवाणुओं पर आक्रमण करता है ना, जाकर आक्रमण करता है तथा अपना डीएनए एवं संलग्न जीवाणु डीएनए को प्रविष्ट कराता है। अपना जो डीएनए होता है उसको किसके पर, जीवाणु के पर प्रविष्ट कराता है तथा उसके बाद जीवाणु कोशिका लयन नहीं होता तो एक बैक्टीरियल प्रभेद का दूसरे जो जीवाणु भोजी की सहायता से पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्रभेदों के बीच उनका प्रत्यक्ष संसर्ग तो नहीं होता है, लेकिन डीएनए का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, वायरस के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, जीवाणुओं में पराक्रमण की विधि क्या होती है, देखो ये है आपका ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियल सेल। ठीक, ये क्या करता है, ये है वायरस, ये जो ऊपर में दिख रहा है आपको छोटा सा, ये है वायरस और ये है बैक्टीरियल सेल। स्पेशलाइज्ड इसमें क्या होता है, देखो इस जनरल में क्या होता है कि वायरल सेल दो कोशिकाओं में प्रवेश करता है और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो वायरस होता है वो निकलकर वायरल डीएनए में पहुंच जाता है और नॉर्मल वायरस के रूप में हो जाता है। फिर ये क्या करता है, न्यू होस्ट सेल का निर्माण करता है और एक जो डॉटर जीवाणु बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है, जनरल होता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर ये स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन किसमें क्या होता है, जाइगोसोमिक बैक्टीरियल होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्लियर, इसमें क्या होने के बाद क्या होगा, जो वायरल डीएनए होता है उसका जो बैक्टीरिया होता है वो सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसमें प्रोटीन संश्लेषण होगा, न्यूक्लिक संश्लेषण होता है न्यूक्लिक अम्ल का। उसके बाद क्या करता है, ये निकल जाता है और वायरल के साथ बैक्टीरियल वायरल या बैक्टीरियल डीएनए बना लेता है। फिर ये क्या करता है, ये दूसरे जीवाणु में जाकर ये इस प्रकार का न्यू होस्ट सेल के रूप में निकल जाता है और बैक्टीरियल न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है। फिर ये क्या करता है, ये जो पोर्शन में डीएनए का प्रीवियस बैक्टीरियम होता है उसके साथ अटैच हो जाता है। इस प्रकार होता है ये जो प्रक्रिया है जीवाणुओं में पराक्रमण की मतलब ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, इस प्रकार जीवाणुओं में प्रजनन की 3 विधियां हुई, वर्धी प्रजनन है ना, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में 3 टॉपिक के साथ है ना हमारा क्या होता है, ये वाला टॉपिक समाप्त होता है, ये वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो सीजी शिक्षा में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।